क्या एक औरत की पहचान उसके हाथ में पकड़े कटोरे से होती है या उस मजबूरी से जिसे समाज ने जन्म दिया? शहर का सबसे बड़ा कारोबारी जब यात्री में चढ़ा तो उसे नहीं पता था कि उसका पहला प्यार वहां भीख मांग रहा होगा। एक तरफ करोड़ों का साम्राज्य था और दूसरी तरफ फटी साड़ी में लिपटा वो अतीत जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा था। ये कहानी सिर्फ एक अमीर लड़के और गरीब लड़की की नहीं है। ये कहानी है उस इंसानियत की जो अक्सर ऊंची इमारतों के नीचे दम तोड़ देती है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक करोड़पति बाप का बेटा रोहन अग्रवाल, शहर में पिता रामगोपाल का बड़ा कारोबार। वो उम्र के ढलान पर पहुंच गए थे। रोहन ही इकलौता वारिस था। अभी हाल में विदेश से पढ़कर लौटा था। उसकी अपनी अलग सोच थी। आधुनिक सोच के साथ कारोबार को आगे बढ़ाने का सपना देखता। इसके लिए वो ईमानदार कोशिश करता, लेकिन फैक्ट्री के मजदूर खुश नहीं थे। आए दिन कंपनी गेट पर प्रदर्शन करते। रोहन जब पहली बार अपनी फैक्ट्री पहुंचा तो वही स्थिति देखता है। मजदूर फैक्ट्री के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहन को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधे अपने डैड रामगोपाल के केबिन में पहुंचता है। वो पूछता है, मजदूरों की समस्या क्या है? गेट पर नारे क्यों लगा रहे हैं? पिता रामगोपाल कहता, ये उनकी आदत है। पहले गेट पर नारेबाजी करते हैं और थोड़ी देर में अपने काम पर लग जाते हैं। रोहन समझ जाता है कि मजदूर खुश नहीं हैं। वो एक दिन मजदूर यूनियन के नेताओं को अपने केबिन में बुलवाता है। उनसे बातें करता है। तब पता चलता है फैक्ट्री के मजदूर कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोहन मजदूर यूनियन के लीडरों से कहता है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मजदूर नेता रोहन के केबिन से बाहर निकलते हैं। मजदूरों से बातें करते हैं कि छोटे मालिक ने सब कुछ ठीक होने की बात कही है। अब मजदूरों के चेहरे खिल उठते हैं। 3 साल से उनकी एक भी मांगे पूरी नहीं हुई थी। वो एक अस्थायी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। रोहन सोचता है, जब फैक्ट्री के मजदूर ही खुश नहीं रहेंगे तो उत्पादन लक्ष्य कैसे पूरा होगा? कारोबार में इजाफा कैसे होगा? वो अपने लक्ष्य के शिखर तक कैसे पहुंचेगा? दूसरे दिन रोहन मैनेजर को अपने केबिन में बुलवाता है। उनसे सारी बातें शेयर करता है। मैनेजर कहता है, क्या बताऊं साहब, बड़े मालिक ने कभी मजदूरों की बातें नहीं सुनी, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। इसका फैक्ट्री के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे हैं। विदेशों से मिल कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। रोहन मैनेजर की बातों को गंभीरता से लेता है। दूसरे दिन एक आदेश जारी होता है, कंपनी में 3 साल से काम कर रहे मजदूरों का स्थायीकरण। इसके साथ ही मजदूरों की जायज़ मांगें भी पूरी कर दी जाती हैं। मजदूरों को जैसे ही पता चलता है छोटे मालिक ने उनके दुख दर्द को समझा है, उनकी मांगें पूरी हो गई हैं, अब मजदूर छोटे मालिक के जय जयकार के नारे लगाने लगते हैं। मजदूर अब काम में लापरवाही नहीं बरतते, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं। कंपनी में खुशनुमा माहौल बनता है। कुछ ही दिनों में अब कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगता है। समय पर विदेश से मिले ऑर्डर पूरे होने लगते हैं, लेकिन कंपनी का खर्चा भी एकाएक बढ़ जाता है। पिता रामगोपाल इससे बेटा रोहन पर बहुत नाराज होते हैं। रोहन कहता है, पिताजी आप सिर्फ देखते जाइए आगे क्या होता है। मजदूर ही हमारी कंपनी के रीढ़ है। वे खुश नहीं रहेंगे तो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? अब रामगोपाल भी बेटे को कुछ नहीं कहते और पूरा कारोबार बेटा रोहन के हाथों में सौंप देते हैं। रोहन की आधुनिक और भाईचारे की सोच से कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। रोहन मजदूरों को लेकर जितना सहज था, काम को लेकर उतना सख्त भी था। कोई साल भर के अंदर रोहन की कंपनी की एक अलग पहचान बन जाती है। उसका नाम शहर में सबसे बड़े कारोबारी के रूप में उभरता है। रोहन को अब अपना सपना पूरा होने जैसा लगता है। पिता रामगोपाल भी बेटे की तरक्की को देखकर खुश होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि काश ये काम मैं पहले कर लिया होता तो कंपनी को नुकसान का दंश नहीं झेलना पड़ता। एक दिन रोहन काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा था। उसकी नई और चमचमाती कार में अचानक कोई खराबी आ जाती है। एक विदेशी कंपनी के कुछ लोग आए हुए थे। उनके साथ रोहन की मीटिंग थी। उसकी कार जंगल के बीच में ऐसी जगह खराब हुई थी जहां मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है। वो दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त पर मोबाइल की बैटरी भी जवाब दे देती है। असहाय रोहन अब किसी टैक्सी के इंतजार में सड़क पर खड़ा रहता है। जैसे जैसे मीटिंग का समय निकट आता है, वो काफ़ी परेशान होने लगता है। इस मीटिंग में एक बड़े ऑर्डर पर समझौता होना था, इसलिए रोहन की चिंता और बढ़ते जाती है। इसी बीच एक यात्री बस दूर से आती हुई नजर आती है। रोहन सोचता है, अब यही एक सहारा है। वो यात्री बस को रुकवाता है और उसमें सवार हो जाता है। अब रोहन की नज़र बार बार घड़ी पर जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि समय पर मीटिंग में पहुंचेगा या नहीं। उसी बस में एक भिखारिनी भी सवार थी, जिसके गोद में 1 साल भर का बच्चा था। वो अपने हाथ में कटोरा लिए सभी यात्रियों से भीख मांग रही थी। यहाँ इस कहानी में एक नया मोड़ आता है।
वो भिखारिनी जैसे ही रोहन के सामने कटोरा आगे बढ़ती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और रोहन एकाएक कहता है, कोमल, तुम? उस भिखारिनी का नाम कोमल था। थोड़ी देर के लिए कोमल रोहन को बिना पल के झपकाए एकटक देखती है। फिर कोमल कहती है, रोहन, आप बस में कैसे? रोहन कहता है, वो सब बातें छोड़ो, तुम इधर आओ और मेरे पास में बैठो। बस में ये दृश्य देखकर कुछ देर के लिए एकदम सन्नाटा छा जाता है। बस में सवार अन्य यात्री सोचने लगते हैं कि इस भिखारिन को वो कैसे जानता है। रोहन के कहने पर कोमल उसके बाजू की सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में बस का कंडक्टर वहां पहुंचता है। रोहन कहता है 2 टिकट और अपने जेब से पैसे निकालकर देने लगता है। अब कंडक्टर भी परेशान, वो पूछता है, आप तो अकेले हैं। रोहन कोमल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसकी भी टिकट काट दो। इतने में कंडक्टर कहता है, साहब, ये तो भिखारनी है, रोज इसी बस में भीख मांगती है। कंडक्टर की बातें सुन रोहन की आंखें डबडबा जाती है, पर वो कोमल को इसका एहसास नहीं होने देता। वो समझ जाता है कि कोमल के साथ धोखा हुआ है, तभी वो दर दर भटकती भीख मांग रही है। दोनों के बीच बस में कोई खास बातें नहीं होती और बस का आखिरी स्टॉपेज आ जाता है। रोहन कोमल और उसके बच्चे को साथ लेकर बस से नीचे उतरता है, एक टैक्सी लेता है और सीधे होटल पहुंच जाता है। रोहन कोमल को समझाता है, यह मेरी एक मीटिंग है, तुम यहीं करना, कहीं जाना मत, मैं जल्दी मीटिंग खत्म करके वापस आता हूँ। इससे पहले रोहन कोमल के लिए खाने पीने का ऑर्डर कर जाता है। रोहन 5 मिनट पहले दौड़ते भागते मीटिंग में पहुंचता है। शहर के आलीशान होटल में विदेशी डेलीगेट्स ठहरे हुए थे। एक औपचारिक परिचय के बाद मीटिंग शुरू होती है। रोहन का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहता है। विदेशी डेलीगेट भी खुश हो जाते हैं। विदेशी कंपनी यहाँ देश में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है। डील फाइनल होता है, दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर होते हैं और फिर रोहन वहाँ के निकल जाता है। रोहन के चेहरे पर डील फाइनल होने की खुशी अलग चमक रही थी। वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाता और सीधे कोमल के पास होटल पहुँच जाता है। अब रोहन के पास कोमल को सुनने का पूरा समय था। कोमल शादी से लेकर भिखारिन बनने तक की पूरी बात रोहन को बताती है। वो कोमल से सिर्फ एक बात कहता है, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय दोपहर के 1 बज रहे होंगे, लंच का टाइम हो गया था। रोहन कोमल से पूछता है, क्या खाओगी? कोमल कहती है, अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया है, अभी भूख नहीं लग रही है। फिर भी रोहन नहीं मानता और खाने का ऑर्डर दे देता है। कुछ देर में एक वेटर रूम में खाना लेकर पहुंचती है। दोनों साथ खाना खाते हैं। इस दौरान दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते खूब हंसते हैं। लेकिन रोहन समझ जाता है कि कोमल पर टूटा का पहाड़ किसी सदमे से कम नहीं है। हालांकि कोमल रोहन से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे में वो खुशी नहीं झलकती जो कॉलेज के दिनों में रोहन देखा करता था। कुछ देर बाद दोनों होटल से निकल जाते हैं। रोहन तब तक कंपनी से दूसरी गाड़ी मंगा लिया था। अब कोमल पूछती हैं, कहाँ जाना है? रोहन का एक सीधा सा जवाब होता है, घर। कोमल अब संकोच में पड़ जाती है कि उसके घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि कोमल के गोद में 1 साल का बच्चा भी था। कोमल के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ जाता है कि कोमल क्या सोच रही है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। रोहन और कोमल की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। कोमल एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और रोहन एक अमीर बाप का बेटा था। लेकिन रोहन ने कभी अपनी अमीरी का रौब नहीं जमाया था। उसकी अपनी एक अलग सोच थी। कॉलेज के कैंटीन में जब दोनों बैठते तो रोहन अक्सर कहता, देखो कोमल, अमीर गरीब ये भाग्य की बात होती है। कोई अमीर के घर पैदा होता है और कोई गरीब के घर, लेकिन हैं तो सभी इंसान। रोहन कोमल से कहता, अमीर वो नहीं जिसके पास अपार धन दौलत है, बल्कि अमीर वो होता है जिसके पास इंसानियत होती है। जब तक दुनिया रहेगी अमीर और गरीब की खाई कभी पट नहीं सकती, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा धर्म उसकी इंसानियत होती है। कोमल को रोहन की ये बातें बहुत प्रभावित करती। कॉलेज की पढ़ाई दोनों एक साथ पूरी करते हैं। इस दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। कोमल दिखने में बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज के हर लड़के उस पर मरते, लेकिन कोमल ज्यादा किसी को भाव नहीं देती। कोमल की कॉलेज में अपनी एक अलग दुनिया थी। कुछ गिनी चुनी लड़कियां उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल थीं और रोहन इकलौता लड़का था जिससे कोमल बातें करती थी। इससे कॉलेज के दूसरे लड़कों को जलन भी खूब होती, लेकिन कोई रोहन को कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि रोहन के स्टेटस के बारे में सभी जानते थे। बावजूद रोहन बहुत सिंपल लड़का था। कई लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती, पर वो किसी से ज्यादा बातें नहीं कहता और कोमल के साथ ही खाली समय में कॉलेज कैंटीन में बैठकर गप्पे लड़ाता। कोमल की सादगी रोहन को खूब पसंद आती। दोनों के विचार भी काफी मिलते, जिससे दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई थी। रोहन कोमल की खूबसूरती का कायल था।
कोमल के साथ बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे रिश्ता और गहराता गया। रोहन कोमल से प्यार करने लगा और जीवन साथी बनाने का सपना भी देख लिया था। लेकिन वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि कोमल उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में देखती। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन इंजीनियरिंग करने दूसरे बड़े शहर में चला गया। इधर कोमल के माता पिता ने उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया। घर में आर्थिक तंगी को देखकर कोमल ने भी आगे और पढ़ाई करने की बात घर में नहीं की। कोमल अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माता पिता को शादी की चिंता सताने लगी थी। उसके पिता राम नारायण वर्मा ने अपने रिश्तेदारों से बातें शुरू कर दी थी। कोमल अब बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर बताना। कोमल की खूबसूरती की चर्चा पूरे समाज में होती। कुछ दिन बाद रिश्ता लेकर लड़के वाले कोमल को देखने पहुंचने लगे। एक दो रिश्ते पसंद नहीं आए, मामला टल गया। सप्ताह भर बाद एक और रिश्ता आया। लड़के का नाम था आलोक। वो सरकारी नौकरी में था। ये जानकर कोमल के पिता राम नारायण ने रिश्ता पक्का कर दिया। इधर रोहन और कोमल अक्सर फोन पर बातें करते, लेकिन संकोच में रोहन उससे कुछ कह नहीं पाता। कोमल कहती, रोहन अपने सेहत का ध्यान रखना और खूब ध्यान लगाकर पढ़ना। एक दिन रोहन को कोमल का एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। कोमल ने उसे अपनी शादी का कार्ड भेजा था। व्हाट्सएप खोलते ही वो एकदम सन्न रह जाता है। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते। काश मैं कोमल को अपने दिल की बात कह दिया होता। शादी का निमंत्रण कार्ड देखकर रोहन बहुत परेशान होता है और अपनी गलती का ठिकरा अपने सर पर ही फोड़ता है। अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोमल भी आलोक से शादी के लिए तैयार हो गई थी। रोहन अपने मन में सोचता, रिश्ते भगवान के देन होते हैं। शायद भगवान को ही हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ दिन तक रोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन हर बार वो किसी तरह अपने मन को मनाने की कोशिश करता। उसके पास अब सिर्फ कोमल की यादें ही शेष रह गई थी। इधर कोमल की शादी आलोक के साथ हो जाती है। वो अपने ससुराल चला जाती है। घर में बहू आने से खुशनुमा माहौल बनता है। कोमल बहुत कम समय में परिवार में सबका दिल जीत लेती है, पर सास उर्मिला को वो खटकती रहती है। उर्मिला एकदम रूढ़िवादी विचारधारा की थी। उसे कोमल का आधुनिक रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कोमल को हर छोटी छोटी बात पर डांट फटकार लगाती, लेकिन कोमल अपने पति आलोक से कुछ नहीं कहती। कोई 2 साल बाद कोमल एक बच्चे की मां बन जाती है। घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंजने लगती है। कोमल को बेटी हुई थी। अब उसकी सास उर्मिला को कोमल से एक तरह से नफरत हो जाती है। उर्मिला चाहती थी कि कोमल का बेटा हो, ताकि वंश आगे बढ़ सके। उसे ससुराल में बहू के रूम में कोई सम्मान नहीं मिलता। कुछ दिन बाद कोमल के पति आलोक की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। आलोक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अब कोमल के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता है। सास उर्मिला कहती, तू कुलक्षणी है। बेटे की मौत के लिए वो कोमल को जिम्मेदार मानती। वो रोती बिलखती और कहती, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आलोक के मौत के बाद कोमल का जीना मुश्किल हो गया। सास उर्मिला उससे एक नौकरानी की तरह व्यवहार करती। कोमल चुपचाप सहते रहती। उसे किचन में घुसने तक नहीं दिया जाता। बचा खुचा खाना ही रोज उसके नसीब में होता। कोमल बहुत समझदार और संस्कारिक बहू थी। वो प्रताड़ना का दंश झेलने के बाद भी ससुराल की चौखट से बाहर कदम रखना नहीं चाहती। एक दिन सास उर्मिला किसी बात पर कोमल को खूब डांट फटकार लगाती और यहाँ तक उसके साथ मारपीट भी करती। ससुराल में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था, जिससे कोमल अब टूट गई थी। एक दिन कोमल अपने 1 साल के दूधमोहे बच्चे को लेकर ससुराल से भाग जाती है। वो अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि शादी के समय ही उसके माता पिता ने कह दिया था कि आज से तेरा घर द्वार सब कुछ ससुराल ही है। कोमल उस रात रेलवे स्टेशन पर गुजारती। वहां उसकी मुलाकात एक भिखारी दंपत्ति से होती है। दोनों सालों से रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करते। कोमल को देखकर उन्हें तरस आ जाता है। वो कहते हैं, बेटी हमारे पास कुछ नहीं है। रेलवे स्टेशन ही हमारा बसेरा है। यहाँ रेलवे कर्मी और अधिकारी सब उन्हें जानते हैं। कभी कभी खाने आदि की व्यवस्था भी उन्हीं लोग कर देते हैं, जिससे उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। अब कोमल भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। वो दोनों बहुत बुजुर्ग हो गए थे, पर पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम देखकर कोमल को अच्छा लगता है।
और काम के तलाश में भटकती है, पर जहां भी जाती सब उसे बुरी नीयत से देखते। कोमल समझ जाती है कि काम मिलना इतना आसान नहीं। वो इज्जत बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहती है। इसके बाद कोमल भी हाथ में कटोरा थाम लेती है और अपने बच्चे को गोदी में लेकर भीख मांगने निकल पड़ती है। फटी पुरानी साड़ी, गोदी में 1 साल का बच्चा देख सब उसे भिखारी नहीं समझते। कोमल रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड पर आ जाती है। वहीं रैन बसेरा में रहती और किसी तरह अपना जीवन काटती। कोमल रोज सुबह से बच्चे को गोदी और हाथ में कटोरा लेकर एक बस में सवार हो जाती। बस एक शहर से दूसरे शहर तक जाती और शाम तक वापस आकर डिपो में खड़ी हो जाती। कोमल रोज उसी बस में सवार होकर यात्रियों से भीख मांगती है। बस के ड्राइवर कंडक्टर भी उसके प्रति हमदर्दी दिखाते और उसे कुछ नहीं कहते। इसी बस में एक दिन रोहन से उसकी मुलाकात हो जाती है। इधर रोहन कोमल को अपने घर ले गया था। शहर में उसका एक विशाल विला था। विला देखकर कोमल दंग रह जाती है। रोहन उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। अब कोमल फिर सोच में पड़ जाती है कि इस हालत में देखकर उसके माता पिता क्या कहेंगे। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर रोहन समझ जाता है कि कोमल क्या सोच रही है। वो कहता है, घबराओ मत, अंदर आओ। इस समय घर में उसकी मॉम रोहनी अकेली थी। बेटे के साथ कोमल को देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो सोचती है, अच्छा है, रोहन घर में काम के लिए एक नौकरानी ले आया है। रोहन अपनी मॉम से कोमल का परिचय कराता है और सारी बातें अपनी मॉम को बताता है। कोमल की दुख भरी कहानी सुनकर उसके मॉम को भी दया आ जाता है। वो कहती है, बेटा रोहन, भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। रोहन कहता है, मॉम, कोमल आज से यहीं रहेगी। अब कोमल को जीने का एक सहारा मिल गया था। वो धीरे धीरे अपने पुराने गम को भुलाने लगी थी। कुछ दिन बाद रोहन उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता है, पूरा काम समझाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कोमल के जीवन में एक नया मोड़ आता है। उसे काम समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस काम को पूरा करती। अब दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर रोज ऑफिस जाते। रोहन कहीं भी जाता कोमल को साथ लेकर जाता, जिससे उसका मन अब काम में लगने लगा था। वो एक तरह से चिंता मुक्त हो गई थी। इधर रोहन अपने उस नए प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना चाहता है, जिसके लिए उसने एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया था। वो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कोमल को बना देता है। दोनों का ऑफिस में काफी समय गुजरता है। काम को लेकर बातें होती हैं। कोमल भी रोहन को कुछ न कुछ नया आइडिया देती, जिससे रोहन को लगता कि कोमल अपने काम को लेकर बहुत गंभीर है। कॉलेज के दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती थी। अपने पुराने दिनों को याद कर दोनों ऑफिस में कभी कभी खूब हंसी मजाक भी करते। इसी बीच रोहन एक दिन अपनी दिल की बात कोमल से कहता है। कोमल कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा 1 साल का बेटा भी है। रोहन कहता है, प्यार सच्चा हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। रोहन अब भी उसे स्वीकारने को तैयार था। रोहन की बात सुनकर कोमल मन में सोचती है कि रोहन कोई और नहीं, एक फरिश्ता है। इतना सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। एक दिन रोहन अपनी शादी की बात अपने माता पिता से करता है। इससे पहले उसके माता पिता ने उसे कई बार शादी के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन रोहन मना कर देता था। रोहन की शादी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। कोई अच्छा सा रिश्ता देखने की बात करते। तब रोहन मना कर देता है और अपने माता पिता के सामने कोमल से शादी करने का प्रस्ताव रख देता है। ये सुनकर उसके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। वो रोहन को समझाते हैं, बेटा रोहन, कोमल शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। रोहन की जिद के आगे उसके माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते। कुछ दिन बाद बिना कोई तामझाम के दोनों की शादी हो जाती है। कोमल के बच्चे को पिता का एक नया नाम मिल जाता है। दोनों आपस में बातें करते, हम दोनों का मिलन किस्मत में लिखा था, लेकिन बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसा दौर आना था, उसके बाद ही ईश्वर को ये रिश्ता मंजूर था। रोहन अग्रवाल एक ऐसा युवा उद्योगपति जो व्यापार को रिश्तों और सम्मान की तराजू पर तौलता है। वो अपनी फैक्ट्री के मजदूरों का भाग्य बदलता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी तब करवट लेती है जब उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त कोमल से एक बस में होती है। कोमल, जो कभी रोहन का पहला प्यार थी, आज वक्त की मार और समाज की रूढ़िवादिता के कारण एक भीख मांग रही है। रोहन उसे न केवल उस नरक से बाहर निकालता है, बल्कि उसे अपने व्यापार में बराबर का दर्जा देकर और उसकी संतान को अपना नाम देकर एक मिसाल पेश करता है। ये सफर भीख के कटोरे से लेकर कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तक के पुनर्जन्म का है।
दोस्तों, हम अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले हाथ तो देखते हैं, लेकिन उन हाथों के पीछे की टूटी हुई तकदीर और समाज के दिए हुए जख्मों को भूल जाते हैं। ये कहानी समाज के लिए एक कड़ा सवाल है। एक स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसे कुलक्षणी कहना उसे मानसिक और सामाजिक मौत देने जैसा है। कोमल भिखारिन नहीं बनी थी, उसे समाज की बेरुखी ने बनाया था। काम की तलाश में भटकती अकेली औरत को जब समाज गंदी नज़र से देखता है, तभी वो भीख मांगने को मजबूर होती है। दोष कोमल का नहीं, उस समाज का है जिसने उसे काम के बदले इज्जत नहीं दी। अमीरी तिजोरी के वजन से नहीं, दिल की गहराई से नापी जाती है। रोहन ने कोमल को अपनाकर साबित किया कि संस्कार केवल परंपराओं को ढोने में नहीं, बल्कि किसी गिरते हुए इंसान का हाथ थामने में होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।